बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अब्दुर्रहमान और आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनल ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स। और ना सिर्फ ऑर्गेनल इम्पॉर्टेंट है बल्कि आपके लिए ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए, और 2 शॉर्ट क्वेश्चंस इसके अंदर इंक्लूडेड हैं। तो डिटेल्स, लेट्स गो टू द व्हाइट बोर्ड। जी स्टूडेंट्स, the organelle is mitochondria. Okay, माइटोकॉन्ड्रिया का नाम सुनते ही सबसे पहले नंबर पे हमारे जहन में एक बात आती है और वो ही इसका एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी बन जाता है, एंड दैट इज व्हाट इट इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। ओके, वाई इट इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल, ये अभी डिटेल में मैं आपको बताता हूं, बट वन बाय वन जो सीक्वेंस है इसके स्टेप्स का उसको देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, हु डिस्कवर्ड द माइटोकॉन्ड्रिया? डिस्कवरी, इसमें स्टूडेंट्स जो पहले साइंटिस्ट जिसका नाम कोई खास मारूफ नहीं है, ही वॉज नोन एज ऑल्टमैन, और इसने माइटोकॉन्ड्रिया को जब देखा तो देखने के बाद इसने नाम दिया इनको बायोब्लास्ट्स। बायो लाइफ, ब्लास्ट्स नॉर्मली बिल्कुल जो बिगिनिंग पे सेल्स होते हैं उनको कहा जाता है। ऑलराइट, बट यहां पे इससे मुराद ये था कि जिंदगी को चलाने वाला। तो जिंदगी को चलाने वाला से क्या मुराद है कि लाइफ प्रोसेसेस को चलाने वाला। लाइफ प्रोसेसेस की कंटिन्यूटी के लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज एनर्जी। तो एनर्जी प्रोवाइड करता है माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, फिर जिस नाम से आप लोग फेमिलियर हैं दैट इज बेंडा, और इसके फेमस होने की वजह यह है कि ये जो टर्म हम लोग यूज कर रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया, इट वाज एक्चुअली नेम्ड बाय दिस साइंटिस्ट, कॉइन्ड द टर्म माइटोकॉन्ड्रिया। ये जो नाम है इसका, ये बेंडा ने दिया था। डिस्कवरी के बाद जो अगली बात है दैट इज अबाउट इट्स मॉर्फोलॉजी, कि अगर आप किसी सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया को देखना चाहें तो किस शक्ल में नजर आ सकता है। ओके, तो दे कैन बी ऑब्जर्व्ड एज वेसिकल्स, दे कैन बी ऑब्जर्व्ड एज रॉड्स, एंड समटाइम्स दे आर आल्सो सीन एज फिलामेंट्स। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये इसकी मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स हो सकती हैं, जिसमें जो वेसिकल्स हैं दे ऑलवेज अपीयर राउंड, ओके, स्फेरिकल नजर आएंगे आपको। जो रॉड्स हैं दे आर इलोंगेटेड ओवल स्ट्रक्चर्स, इस तरह के नजर आएंगे। और जो फिलामेंट्स हैं दे आर ऑलवेज ट्यूब लाइक एंड मोर इलोंगेटेड एंड सिलेंड्रिकल। और इनकी खसूसियत ये है कि इनके अंदर जो मेम्ब्रेनस इनफोल्डिंग्स हैं वो हमेशा विजिबल होती हैं। ऑलराइट, ये तो इसकी मॉर्फोलॉजी की बात है कि अगर ये डिफरेंट शेप्स में नजर आए डिफरेंट सेल्स के अंदर तो ये पॉसिबल 3 शक्लें हो सकती हैं। ओके स्टूडेंट्स, फिर इसके बाद द नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में दिस यूकैरियोटिक ऑर्गेनेल कंसिस्ट्स ऑफ अ डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। 2 मेम्ब्रेन्स पे मुश्तमिल इसकी साख्त है, और इन दोनों मेम्ब्रेन्स में द फर्स्ट वन इज द आउटर मेम्ब्रेन, बाहर वाली जो सारी की सारी सतह के ऊपर मौजूद है। दिस आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ एंड इट बिहेव्स जस्ट लाइक एन एनवेलप। ओके, ये सिर्फ उसको कवर कर रही है और कवर करके बाउंड्री वाले काम कर रही है। लेकिन एक स्पेशल बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं यहां पे, इट कंटेन्स स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स कॉल्ड पोरिन्स। ओके, इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन है वो बेशक स्मूथ है, लेकिन स्मूथ होने के साथ साथ ये परमिएबिलिटी को बढ़ाने के लिए इसके अंदर स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स मौजूद हैं, दैट आर नोन एज पोरिन्स, जो कि न्यूट्रिएंट्स को, कार्बोहाइड्रेट्स हैं या फैटी एसिड्स हैं या एसिटाइल CoAs हैं, इनको
एंट्री देने के लिए यहां पे मौजूद हैं. ओके, देन वी विल टॉक अबाउट द इनर मेम्ब्रेन. अंदर वाली मेम्ब्रेन, दैट इज वेरी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, बहुत ज्यादा पेचीदा है, और यही माइटोकॉन्ड्रिया की जो सक्सेस है एज अ पावर हाउस उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है. ऑलराइट स्टूडेंट्स, जब इनर मेम्ब्रेन की बात करते हैं हम, तो द फर्स्ट पॉइंट दैट कम्स इनटू आवर माइंड्स इज, जो पहली बात हमारे ज़हन में आ रही है वो क्या है? इट फॉर्म्स इनफोल्डिंग्स, एंड दीज इनफोल्डिंग्स आर कॉल्ड क्रिस्टी. ओके, इससे पहले एक वर्ड हम पढ़ चुके हैं जो इससे मिलता जुलता है, दैट इज सिस्टर्नी. ओके, सिस्टर्नी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या गोल्जी बॉडीज की मेम्ब्रेन्स को कहेंगे. क्रिस्टी इज स्पेसिफाइड फॉर द माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन. ओके स्टूडेंट्स, फिर इनफोल्डिंग्स के साथ, इनफोल्डिंग्स की भी इनर साइड पे, ऑन द इनर सरफेस of Christie, F1 particles are present. F1 particles को इससे पहले जूनियर क्लासेस में आप एलिमेंट्री पार्टिकल्स के नाम से पढ़ चुके हैं. और अगली सीनियर क्लासेस में जाके आप इनको ऑक्सीसोम्स के नाम से पढ़ेंगे इंशाल्लाह. ओके स्टूडेंट्स, अब ये तो हमने थोड़ी सी बात की है इस इनफोल्डेड स्ट्रक्चर की, लेकिन इस इनफोल्डेड स्ट्रक्चर को अगर हम यहां पे देख लें तो और ज्यादा आसानी हो जाएगी समझने के लिए. मैं यहां पे स्ट्रक्चर ड्रॉ करने लगा हूं माइटोकॉन्ड्रिया का. दिस माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ओके, ये अगर इसको हम एक सेक्शन की फॉर्म में कटे हुए देखें तो हमें नजर आता है कि दिस इज अ सेक्शन. इसको हमने यूं काट लिया है, और काटने के बाद अब जो इसकी इनर मेम्ब्रेन है वो हमें नजर आ रही है इस तरह से इनफोल्डिंग्स बनाते हुए. ओके, और दीज आर क्रिस्टी. अब देखें, ये वाला जो सारे का सारा पोर्शन है, दिस इज द पेरिफ्री, ये बाहर वाला हिस्सा है इस माइटोकॉन्ड्रिया का. ओके, द आउटर मेम्ब्रेन इज the smooth membrane. all right, outer membrane है इसकी, तो इसको हम smooth membrane भी कह सकते हैं. the inner membrane is the infolded membrane. इस infolded membrane के ऊपर अंदर वाली साइड पे, ये इंपॉर्टेंट बात है, याद रखनी है, छोटे छोटे नोब लाइक स्ट्रक्चर्स नजर आ सकते हैं आपको इस तरह से. these knob like structures, they are what? F1 particles. Okay, these structures are known as F1 particles or oxysomes. Okay students, तो ये 3 स्ट्रक्चर्स अभी तक हमने सिर्फ इसमें लेबल किए. अब जो कुछ हिस्सा ऐसा भी है कि जो किसी मेम्ब्रेन के साथ कवर्ड नहीं है बल्कि दोनों मेम्ब्रेन्स के दरमियान में है, तो इस एरिया को हम कहते हैं इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस. इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस. ओके, दोनों मेम्ब्रेन्स के दरमियान वाली जो खाली जगह है. फिर स्टूडेंट्स, जो इनर मेम्ब्रेन है F1 पार्टिकल्स वाली साइड, इट इज फिल्ड अप विद अ मैट्रिक्स. सारे का सारा यहां पे ग्राउंड सब्सटेंस मौजूद है, और इस ग्राउंड सब्सटेंस को हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स. ओके, अब ये हमारे पास एक बेसिक सा स्केच आ गया यूकैरियोटिक माइटोकॉन्ड्रिया का. आपके ख्याल में ये जो सबके सब स्ट्रक्चर्स हैं, इनमें से कोई पॉइंट, कोई बात मिसिंग है यहां पे? ओके, जो बेसिक स्ट्रक्चर आपने अभी तक प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है उसके अकॉर्डिंगली तो कुछ भी नहीं है. ऑलराइट, बट यहां पे एक नई चीज मैं ऐड करने लगा हूं, और वो क्या है? इनसाइड द इनफोल्डिंग्स
the mitochondria, it has its own DNA and its own ribosomes. All right students, ये एक नई बात आपके लिए आ गई है और ये क्या है? The mitochondria has its own mitochondrial DNA and it has its own mitochondrial ribosomes. All right. अब सवाल ये पैदा होता है, why does the mitochondria possess these structures? माइटोकॉन्ड्रिया के पास ये डीएनए या ये राइबोसोम्स क्या कर रहे हैं? जबकि हम तो कह रहे हैं कि ये यूकैरियोटिक सेल है, तो इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो तो हमेशा न्यूक्लियस के अंदर होता है और जितनी भी प्रोटीन्स बनवानी होती हैं, प्रोटीन सब की सब राइबोसोम्स बना के देते हैं. तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इंडिविजुअली क्यों ये चीजें नए सिरे से नजर आ रही हैं? तो इसके लिए स्टूडेंट्स एक शॉर्ट क्वेश्चन आपको याद रखना होगा और वो क्या है? Why the mitochondria is known as self-replicating organelle और एक और नाम भी इसके साथ ही साथ याद रखेंगे. Why mitochondria is known as endosymbiotic organelle. Okay? अब ये दो टर्म्स आपके सामने आ चुकी हैं. पहली बात सेल्फ रेप्लिकेटिंग, उसके नाम से समझ आती है कि ये एक ऐसा ऑर्गेनल है जिसको 1 से 2 और 2 से 4 में तकसीम होने के लिए न्यूक्लियस के जेनेटिक मटेरियल पे इन्हिसार नहीं करना पड़ता. ये खुद से रेप्लिकेट कर सकता है, 2 से 4, 4 से 8, इस तरह से फर्दर तकसीम होता रहेगा. अब डिपेंड करता है कि किसी भी सेल को जब ज्यादा एनर्जी की जरूरत है और उसके पास न्यूट्रिएंट्स भी मौजूद हैं, न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई होगी, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा? खुद से ही रेप्लिकेट करेगा अपने डीएनए की जेनेटिक इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करते हुए. ऑलराइट. फिर जो दूसरी बात यहां पे लिखी है मैंने, दैट इज एंडोसिम्बायोटिक ऑर्गेनल. ओके, इसके लिए एवोल्यूशनिस्ट ने, वो साइंसदान जो इर्तका पढ़ाते हैं और जो स्टडी कर चुके हैं, उन्होंने कहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया असल में यूकैरियोटिक सेल का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये एक इंडिपेंडेंट प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हुआ करता था किसी जमाने में, और इसको किसी यूकैरियोटिक अमीबा की तरह के सेल ने निगल लिया और उसके बाद फिर इन्होंने म्यूचुअल बेनिफिट्स देने शुरू कर दिए. इसने एनर्जी बना के देनी शुरू कर दी और दूसरे सेल ने शेल्टर और न्यूट्रिएंट्स इसको देना शुरू कर दिए. तो उसको कहते हैं कंसेप्ट ऑफ एंडोसिम्बायोसिस. ओके, उस एंडोसिम्बायोसिस को जहन में रखते हुए इस ऑर्गेनल का नाम हमने रख दिया है एंडोसिम्बायोटिक ऑर्गेनल. ओके, अब शॉर्ट क्वेश्चन क्या बना? व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनल और व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज एंडोसिम्बायोटिक ऑर्गेनल. ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो जवाब बहुत आसान है, मैं यहां पे लिख देता हूं आपके लिए. माइटोकॉन्ड्रिया contain its own DNA and ribosomes, that is its basic metabolic machinery That's why it is known as self-replicating or endosymbiotic organelle. Alright students, इसके पास इसका अपना जेनेटिक मटेरियल है, इसके पास इसके अपने राइबोसोम्स मौजूद हैं. जेनेटिक मटेरियल मैसेज भेजेगा और राइबोसोम्स उसके अकॉर्डिंगली प्रोटीन्स बनाएंगे. फॉस्फोलिपिड्स इसको साइटोप्लाज्म प्रोवाइड करेगा और जब चाहे माइटोकॉन्ड्रिया 1 से 2 में रेप्लिकेट कर सकता है. ऑलराइट, सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनल. फिर इसके बाद स्टूडेंट्स, अगर हम इसके नेक्स्ट पार्ट पे चलें, तो डीएनए और राइबोसोम्स दे आर सराउंडेड बाय व्हाट? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स. ओके, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स क्या चीज है? That is the ground substance that is filling the space between the cristae. Okay,
जो इसके सारे के सारे इनफोल्डेड मेम्ब्रेन्स हैं उनके दरमियान जितनी खाली जगह है वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स ने फिल अप कर ली हुई है। बट फिल अप करने के साथ ही साथ माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में है क्या, तो उसके लिए एक स्टेटमेंट याद रखेंगे, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स contains enzymes organic and inorganic salts, nutrients and substrates that will be used in different metabolic reactions. Okay? अब जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर ये सब चीजें मौजूद हैं, एंजाइम्स भी हैं, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स भी मौजूद हैं और फिर न्यूट्रिएंट्स और डिफरेंट सबस्ट्रेट्स भी मौजूद हैं, तो ये सब के सब कहां पे काम आ रहे हैं, इसके लिए हम देखते हैं फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ऑलराइट, फंक्शंस, माइटोकॉन्ड्रिया करता क्या है? तो फंक्शंस में स्टूडेंट्स द सेकंड short question of this topic and it is one of the most important short questions of this chapter. बहुत मर्तबा रिपीट होता है ये बोर्ड के क्वेश्चंस के अंदर। Why mitochondria is known as powerhouse of the cell? माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस क्यों कहते हैं? इसका जवाब क्या हो सकता है? यस, एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, तवानाई दे रहा है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, सेल्स के अंदर एनर्जी इज फाउंड ओनली इन वन फॉर्म एंड दैट इज व्हाट? यूजेबल एनर्जी। जो एनर्जी करेंसी है दैट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट्स। ओके, तो इसको मैं पॉइंट्स में लिखने लगा हूं स्टूडेंट्स। सबसे पहले नंबर पे द माइटोकॉन्ड्रिया इट परफॉर्म्स अ फंक्शन known as oxidative phosphorylation. Okay, what is oxidative phosphorylation? It synthesizes synthesis of ATP in the presence of ऑक्सीजन। ऑलराइट स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन की मौजूदगी में एटीपी तैयार करना, दिस इज नोन एज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। इस प्रोसेस के लिए द नोब लाइक स्ट्रक्चर्स, एलिमेंट्री पार्टिकल्स, F1 पार्टिकल्स, उनकी सरफेस के ऊपर ये रिएक्शन हो रहा होता है और रिएक्शन बहुत सिंपल है। दिस इज द नोब लाइक स्ट्रक्चर, द F1 पार्टिकल। इसकी सरफेस के ऊपर क्या रिएक्शन हो रहा है? इट इज प्रेजेंट ऑन द मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, ये माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन के ऊपर मौजूद है। वन मॉलिक्यूल ऑफ ADP, इट इज फॉस्फोरिलेटेड इनटू ATP। ADP से एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनाया जा रहा है। इसको प्रोवाइड क्या करना है? एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट प्रोवाइड करना है और उसके साथ ही साथ कुछ प्रोटॉन्स मूव करके जाएंगे अक्रॉस द मेम्ब्रेन, जिसकी वजह से ये कन्वर्जन पॉसिबल हो सकती है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, दिस इज नोन एज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। ओके, अब इस ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन के बैक एंड पे क्या चल रहा है? दैट इज अ होल प्रोसेस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। जी स्टूडेंट्स, एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? This is the process of respiration which needs oxygen. Okay, वो respiration की type जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में हो, that is known as aerobic respiration. अब aerobic respiration inside the eukaryotic cells, it is divided into two major steps. इसको दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। The first one is known as glycolysis. Okay, और अगर अलहदा से याद रखना चाहें तो glyco for glucose and lysis for the breakdown, तोड़ने के अमल के लिहाज से। And the second step
It is Krebs cycle. साइंटिस्ट के नाम पे है हैंस क्रेब्स, और रिएक्शन चूंकि साइक्लिक प्रोसेस है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज क्रेब्स साइकिल. ग्लाइकोलिसिस का जो अमल है, इट इज कंप्लीटेड इनसाइड द साइटोप्लाज्म. और जो क्रेब्स साइकिल का प्रोसेस है, दैट इज कंप्लीटेड इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया. ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो हमारा टॉपिक है, इसके अंदर रेस्पिरेशन के सेकेंड फेज को कंप्लीट किया जाता है, जिसमें फिर अल्टीमेटली ग्लूकोज जो हमारा ओरिजिनल सबस्ट्रेट था उसको कन्वर्ट किया जाता है इनटू पायरुवेट, और पायरुवेट को फिर भेज दिया जाता है इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया फिर इसको कन्वर्ट करता है इनटू डिफरेंट इंटरमीडिएट्स, और एट द एंड हमारे पास जो एनर्जी आती है, इट कम्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन. और वो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन का अमल कहां पे हो रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन के ऊपर मौजूद स्पेशलाइज्ड प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस, और उन प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस के साथ हेल्प आउट कौन कर रहा है? हमारे F1 पार्टिकल्स. ऑलराइट स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको अभी बताई है. इसके साथ ही साथ जो दूसरी चीज मैं यहां पे आपको एक नया कॉन्सेप्ट देता चलूं, जो कि बड़ी एक सिंपल सी बात है, लेकिन नॉर्मली हम इसको इग्नोर कर देते हैं. ऑलराइट, बट आप इसको याद रखेंगे. और बात क्या है? व्हाई द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज इनफोल्डेड. इसके अंदर ये इनफोल्डिंग्स क्यों बनाई गई हैं? कभी सोचा है आपने? बहुत सिंपल सा इसका जवाब है, और वो भी मैं आपको अभी बता देता हूं. द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज इनफोल्डेड टू इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन. ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन ज्यादा होगी, सरफेस एरिया जितना ज्यादा, एनर्जी की पैदावार उतनी ज्यादा. ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये था माइटोकॉन्ड्रिया का टॉपिक. इसमें एक आखिरी बात का इजाफा करते चलें, और वो क्या है? द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स ऑल्सो हेल्प्स इन फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म. और इस फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म के लिए माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, इट कंटेन्स द मैट्रिक्स contains coenzymes for this reaction. Alright, तो उसके लिए peroxisomes वाले एंजाइम्स, जो कि मैंने आपको बताया था कि वो क्या करते हैं? लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स को मीडियम चेन फैटी एसिड्स में कन्वर्ट किया जाता है, एंड दीज फैटी एसिड्स आर देन ट्रांसफर्ड टू माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया उनको तोड़ के एनर्जी बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाता है, that is diffused out of the mitochondrial membrane. बिल्कुल इसी तरह से जो एरोबिक रेस्पिरेशन का प्रोसेस क्रेब्स साइकिल कंप्लीट किया जा रहा है, यहां पे भी एनर्जी पैदा की जाएगी, और उसके बाद जो प्रोडक्ट्स, जो वेस्ट्स हैं साथ जो पैदा हो रहे हैं, प्रोडक्ट तो हमारा एनर्जी है, और एनर्जी के साथ जो बाय प्रोडक्ट्स या वेस्ट प्रोडक्ट्स जो पैदा हो रहे हैं लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, उसको डिफ्यूज आउट करवा दिया जाता है फ्रॉम द मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया. ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये हैं कुछ बेसिक बातें जो आप लोग फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के लिहाज से याद रखेंगे. इस पूरे टॉपिक को आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर करेंगे. दो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं इसके अंदर. द फर्स्ट वन इज व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल, और दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल. तो उसकी काफी डिटेल मैंने आपको बताई है, इसको अच्छी तरह से स्टडी करें, होपफुली आपके कंसेप्ट्स पहले से बेहतर हो. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर बायोलॉजी टीचर अब्दुर्रहमान, और आज के इस सेशन में हम स्टडी करेंगे माइक्रोस्कोपी. आपके बुक के जो कंटेंट्स हैं उसको मैं डिटेल से डिस्कस करने लगा हूँ अभी. तो लेट्स गो टू द व्हाइट बोर्ड. ऑलराइट, सबसे पहले इस टॉपिक में बेसिक्स आपको मैं बताऊंगा. द फर्स्ट थिंग इज माइक्रोस्कोप. माइक्रोस्कोप डिफाइन की जा सकती है. इज इट पॉसिबल टू डिफाइन द माइक्रोस्कोप? यस, माइक्रोस्कोप को हम डिफाइन कर सकते हैं. इट इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज्ड to magnify
microorganisms to study their structure and functions. Alright, बायोलॉजी में ये आसान तरीका है माइक्रोस्कोप को डिफाइन करने का. अब ये इस लिहाज से ज़रूरत भी है बायोलॉजी की, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो जानदार हैं जो हमारे इर्द गिर्द हर जगह पे मौजूद हैं. इवन के हमारी जो स्किन है इट ऑल्सो कंटेन्स अ लॉट ऑफ बैक्टीरिया. बहुत सारे इर्द गिर्द फंगल स्पोर्स घूम रहे होते हैं हमारे एनवायरनमेंट के अंदर. इसी तरह बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स के साथ साथ बहुत सारे बैक्टीरिया घूम रहे होते हैं. वो हमें नज़र तो नहीं आते, लेकिन जब हम उनको ऑब्जर्व करना चाहें तो वी हैव टू यूज द माइक्रोस्कोप. ऑलराइट, इस माइक्रोस्कोप को यूज करने की जो टेक्निक है दैट इज नोन एज माइक्रोस्कोपी. ऑलराइट, द टेक्निक टू यूज द माइक्रोस्कोप टू ऑब्जर्व डिफरेंट माइक्रोऑर्गेनिजम्स दैट इज नोन एज माइक्रोस्कोपी. ऑलराइट, अब यहां पे इस स्टेटमेंट के अंदर एक टर्म है जिसको अभी मैं हाईलाइट करने लगा हूं आपके लिए. दैट इज मैग्नीफाई. ओके, मैग्नीफाई मैग्निफिकेशन से निकला है. ऑलराइट, दिस इज मैग्निफिकेशन. नाउ व्हाट इज मैग्निफिकेशन? मैग्निफिकेशन को भी हम एक आसान तरीके से डिफाइन कर लेते हैं. टू enlarge a microorganism to observe its structure and functions. All right, अब इस स्टेटमेंट के अंदर एक और वर्ड में हाईलाइट करने लगा हूं. दैट इज टू एनलार्ज. ऑलराइट, एनलार्ज को एक और तरीके से जो आजकल डिजिटल कैम्स वगैरह हम लोग यूज करते हैं उसमें एक और ऑप्शन होती है दैट इज टू जूम इन. ऑलराइट, किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, किसी भी ऐसी ऑब्जेक्ट को जो हमें आम आंख से नजर नहीं आ रही, अगर हम बहुत ज्यादा क्लियर करके, बहुत ज्यादा बड़ा करके देखना चाह रहे हैं ताकि हम उसके स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व कर सकें, ताकि हम उसकी एक्टिविटीज को नोट डाउन कर सकें, तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन. हम उसको मैग्नीफाई कर रहे हैं, उसको बड़ा करके देखना चाह रहे हैं. बट यहां पे एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट मैं आपको बताने लगा हूं. मैग्निफिकेशन इज नथिंग विदाउट रेजोल्यूशन. ऑलराइट, तो जब मैग्निफिकेशन की बात होगी तो इसके साथ ही साथ आपको एक और चीज का भी पता होना चाहिए. दैट इज नोन एज रेजोल्यूशन. व्हाट इज रेजोल्यूशन? किसी भी चीज को क्लियर करके देखना, वाजे करके देखना, दिस इज नोन एज रेजोल्यूशन. रेजोल्यूशन को अगर हम टेक्निकली डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं टू डिस्टिंग्विश बिटवीन टू distinct or different objects, even points. Okay students, this is the way we can define resolution. Resolve कर लेना, किसी चीज को क्लियर कर देना, उसको मजीद अच्छे तरीके से देखने के लिए हम इसको रिजॉल्व कर देते हैं, इसकी रेजोल्यूशन बढ़ा दी जाती है. अब ये दोनों चीजें, मैग्निफिकेशन एंड रेजोल्यूशन, दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स ऑफ एनी कंपाउंड माइक्रोस्कोप और एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. ये दोनों चीजें डिटरमिन करती हैं कि माइक्रोस्कोप कितनी अच्छी है, कितना बड़ा करके वो इमेज दिखा रही है और कितना क्लियर करके इमेज दिखा रही है. दैट्स व्हाई दीज आर द टू इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स ऑफ एनी माइक्रोस्कोप. ऑलराइट स्टूडेंट्स, इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए मैग्निफिकेशन और रेजोल्यूशन को कुछ ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स में आपको नोट करवाता हूं यहां पे. फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज अबाउट द रेजोल्यूशन. ऑलराइट, रेजोल्यूशन ऑफ ह्यूमन आई, आपकी बुक में जो वैल्यू दी गई है दैट इज 1.0 mm. 1.0 मिलीमीटर का मतलब यह है
कि इट इज एन एक्यूरेट वैल्यू, ऑलराइट। एक्यूरेसी को डिटरमिन करने के लिए 1.0 की फॉर्म में इसको मेंशन कर रहे हैं कि इससे ऊपर या इससे नीचे इसके अंदर कोई एरर की गुंजाइश नहीं है, ऑलराइट। नेक्स्ट इज द कंपाउंड माइक्रोस्कोप. What could be the resolution of the compound microscope? तो compound microscope हमारी आम आंख की निस्बत, naked eye की निस्बत बहुत ज्यादा क्लियर करके किसी भी इमेज को दिखा सकती है, and that is up to 2 micrometers. All right, that is 2 micrometer. फिर इसी तरह अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात करें, the electron microscope, इसकी रेजोल्यूशन ये उससे भी ज्यादा क्लियर कर सकती है किसी भी दो छोटे से छोटे पॉइंट्स को, तो दैट इज 2 to 4 एंगस्ट्रॉम्स. ऑलराइट स्टूडेंट्स, ये ऑब्जेक्टिव के लिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं, तो ये आप लोग नोट डाउन कर लें ताकि आप इसको आसानी से तैयार कर सकें. ऑलराइट, नेक्स्ट एक और कंपैरिजन है छोटा सा, और ये कंपैरिजन क्या है, रेजोल्यूशन के साथ ही साथ एक और कंपैरिजन कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कितना अच्छा और कितने परसेंट रेजोल्यूट कर रहे हैं इमेजेस को एज कंपेयर टू द ह्यूमन आई. ओके, सो दिस इज कंपैरिजन ऑफ ह्यूमन आई and microscopes, compound microscope and electron microscope. So the first point is compound microscope. As compared to the human eye, compound microscope की resolution 500x better than the human naked eye. All right. फिर सेकेंड पॉइंट इसी के साथ में ऐड कर रहा हूं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप is better than the compound microscope. It can resolute 500 times better than compound microscope. Alright, तो इसका मतलब यह है कि अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कंपाउंड माइक्रोस्कोप की निस्बत 500 गुना ज्यादा अच्छी रेजोल्यूशन जो है प्रोवाइड कर सकती है, तो इसका मतलब है कि ह्यूमन आई की निस्बत कितना होगा. तो उसके लिए स्टूडेंट्स इन दोनों वैल्यूज को अगर आप मल्टीप्लाई कर लें तो एक बड़ा क्लियर कट कंपैरिजन आ जाएगा. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रेजोल्यूशन compared to human eye. So the compound microscope, उसकी resolution थी 500 times better than the naked eye. Okay? फिर electron microscope की resolution 500 times better than the compound microscopes. And then the electron microscope compared to the human eye, तो ये आपको 250,000 times better resolution provide कर सकती है. Okay? इसका मतलब क्या है, अभी यहाँ पे एक पॉइंट मैंने आपको बताया था कि 2 to 4 एंगस्ट्रॉम डिस्टेंस हो अगर दो पॉइंट्स के या किसी दो पार्टिकल्स के दरमियान में, तो इसका मतलब है कि आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे उसको बहुत क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हैं. ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो ये है बेसिक चीज हमारे पास अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्टिव एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. नेक्स्ट, देयर इज अ शॉर्ट क्वेश्चन और मैं चाहूंगा कि आप इसको बड़े गौर से सुने और बड़े अच्छे तरीके से याद करें. इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है. शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर हम देखेंगे हाउ टू कैलकुलेट द मैग्निफिकेशन पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप. जो लाइट माइक्रोस्कोप होती है उसकी मैग्निफिकेशन पावर किस तरह से देखी जा सकती है. ओके, इसके लिए
मैग्निफिकेशन पावर डिटरमिन करने के लिए आपको पहले एक दो पॉइंट्स का पता होना चाहिए। ऑलराइट, सो यहां पे ये जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप आपको नजर आ रही है, इसके अंदर दो लेंसेज हैं जो आपने याद रखने हैं। द फर्स्ट वन, जहां पे आप अपनी आई पुट करते हैं और उस आंख से ऑब्जर्व करते हैं किसी भी चीज को, दैट इज द फर्स्ट लेंस जो आपके साथ इंटरेक्ट कर रहा होता है। ओके, इसको हम बोलते हैं ऑक्यूलर लेंस। ऑलराइट स्टूडेंट्स, द फर्स्ट वन इज ऑक्यूलर लेंस, और जनरली इसको हम आई पीस भी बोल देते हैं। इट इज ऑक्यूलर लेंस और आई पीस। ऑलराइट, ये है पहला लेंस जो आप डायरेक्टली जहां से किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ऑब्जर्व करते हैं इनसाइड अ लाइट माइक्रोस्कोप और अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ओके, फिर उसके बाद जहां पे स्टेज के ऊपर आपने अपनी स्लाइड पुट की होती है, वहां पे आपको तीन लेंसेज नजर आ रहे होते हैं विद डिफरेंट वैल्यूज। ओके, जिसको रोटेट करके हम माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन को चेंज कर सकते हैं। तो ये वाली जो जगह है, इस एरिया को जहां पे आप अपनी स्लाइड पुट करते हैं या सैंपल पुट करते हैं, दैट इज नोन एज स्टेज। लेकिन इसके ऊपर जो तीनों लेंसेज हैं, दे आर नोन एज ऑब्जेक्टिव लेंसेज। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये दोनों लेंसेज आपकी कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन को डिटरमिन करेंगे। किस तरह से डिटरमिन करेंगे कि यहां पे देखें, आपको पहले ऊपर वाला आई पीस ऑक्यूलर लेंस नजर आ रहा है, फिर उसके बाद जो दूसरे वाले हैं, दे आर द ऑब्जेक्टिव लेंसेज। ऑब्जेक्टिव लेंसेज कैन बी रोटेटेड, इनको आप रोटेट करके पावर को चेंज कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को मैग्निफाइड इमेज हासिल करने के लिए। ओके, अब फिर पावर ऑफ द माइक्रोस्कोप कहां गया इस सारी एक्सप्लेनेशन के अंदर? तो ये वाली चीज, एक छोटा सा फॉर्मूला यहां पे अप्लाई करेंगे। वो क्या है? ऑक्यूलर लेंस के टॉप के ऊपर जहां पे आप उसको ऑब्जर्व करते हैं, वहां पे समटाइम्स कुछ वैल्यूज लिखी होती हैं। नॉर्मली जो आपकी लैब्स में माइक्रोस्कोप्स अवेलेबल हैं, उन माइक्रोस्कोप्स के ऊपर 5x और 10x के सिंबल्स आपको नजर आएंगे। ऑलराइट, दे कुड बी 5x और दे कैन बी 10x वैल्यूज lenses. Alright, this is for the ocular lens. Okay, फिर इसके बाद जो दूसरे वाले ऑब्जेक्टिव लेंसेज हैं, ऑब्जेक्टिव लेंसेज के साइड्स के ऊपर जो पेरीफ्री होती है, उसी के ऊपर आपको कुछ वैल्यूज लिखी हुई नजर आएंगी। वो वैल्यूज नॉर्मली जो हमारी लैब्स में यूज हो रही हैं माइक्रोस्कोप्स, उनके अंदर 40x, दे कैन बी 50x एंड सो ऑन, डिपेंड करता है कि आप किस तरह के इमेजेस को ऑब्जर्व कर रहे हैं। ऑलराइट, दिस इज द वैल्यू फॉर द ऑब्जेक्टिव लेंसेज। अब स्टूडेंट्स, एक सिंपल सा काम आपने करना है, एंड दैट इज द बेसिक मल्टीप्लिकेशन। ऑलराइट, अगर हमारे पास ये जो माइक्रोस्कोप है, हम एज्यूम करें कि इसका जो ऑक्यूलर लेंस है उसकी पावर है 10x। ऑलराइट, और 10x पावर के ऑक्यूलर लेंस के साथ जो इमेज आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं विद द पावर ऑफ 40x ऑब्जेक्टिव लेंस। ओके, तो ऑब्जेक्टिव लेंस की पावर कितनी है? 40x। अब इन दोनों को सिंपल मल्टीप्लिकेशन के थ्रू अब मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो रिजल्ट आएगा, दैट इज 400x। ऑलराइट, इसका क्या मतलब है? दिस इज द मैग्निफिकेशन पावर ऑफ दैट कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो आप यूज कर रहे थे अपने सैंपल्स को ऑब्जर्व करने के लिए। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो दिस इज अ शॉर्ट क्वेश्चन। अब मैग्निफिकेशन पावर, बड़ा करने की पावर, बड़ा करने की पावर को आप एक सेकंड में आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। आप उसके ऑक्यूलर लेंस की पावर लेंगे और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे उसके ऑब्जेक्टिव लेंस की पावर के साथ। जो टोटल आंसर आएगा आपका, दैट विल बी द पावर ऑफ दैट कंपाउंड माइक्रोस्कोप टू मैग्नीफाई दैट स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट। कि अब ये माइक्रोस्कोप आपको आम आंख की निस्बत 400 गुना बड़ा इमेज जो है वो प्रोड्यूस करके दे रही है। सो दिस इज द मैग्निफिकेशन पावर। ऑलराइट, एंड दिस इज द होल आंसर टू योर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज अब्दुर्रहमान एंड आई एम योर बायोलॉजी टीचर। आज इस सेशन में हम यूकैरियोटिक सेल का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल डिस्कस करने जा रहे हैं, एंड दैट इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। दिस इज न्यूक्लियस। ओके, तो इसके कंपोनेंट्स और इसके फंक्शंस को देखते हैं बोर्ड पे।
All right, students. First of all, can we define the nucleus? क्या न्यूक्लियस को एक जुमले की तारीफ में बंद किया जा सकता है? Yes. हम इसको डिफाइन कर सकते हैं. It is the control center of a cell that contains the genetic material of that cell, or if it is a multicellular organism, तो उस सूरत में हम कह सकते हैं of the whole organism. Okay? अब देखेंगे न्यूक्लियस मरकज़ा, जिसको उर्दू में हम कहते हैं. अब मरकज़ा कहलाने की वजह क्या बनी हुई है? इसकी पोजीशन. जब रॉबर्ट ब्राउन ने इसको डिस्कवर किया तो उसने देखा कि अगर एनिमल सेल्स हों तो न्यूक्लियस हमेशा दरमियान में मौजूद होता है, लेकिन अगर प्लांट सेल्स हों तो उस सूरत में न्यूक्लियस दरमियान में नजर नहीं आएगा, बल्कि इट विल बी पुश्ड टू वन साइड. उसको एक साइड पे धकेल दिया जाता है, और उसको धकेलने वाला कौन सा ऑर्गेनल होता है? इट इज द बिगेस्ट ऑर्गेनल ऑफ द प्लांट सेल एंड दैट इज वैक्यूल. ओके, सो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसको हम कह रहे हैं कि ये कंट्रोल सेंटर है किसी भी सेल का, क्योंकि इसके पास जेनेटिक इंफॉर्मेशन मौजूद होती है. और स्टूडेंट्स ये बात याद रखनी है कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन डिपेंड्स ऑन द जीन एक्सप्रेशन. जिस वक्त भी किसी भी सेल को मैसेजेस दिए जाते हैं तो वो हमेशा जेनेटिक इंफॉर्मेशन के थ्रू रेगुलेट किए जाते हैं. डीएनए से मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए से फिर ट्रांसफर आरएनए, और ऑनवर्ड जो है राइबोसोमल आरएनए तक ये मैसेजेस जाते हैं, और उससे प्रोटीन्स बनाए जाते हैं और डिफरेंट कंपाउंड्स को सिंथेसाइज कर लिया जाता है. तो ये एक कंप्लीट प्रोसेस होता है सेल के अंदर, which is initiated from the nucleus. That's why it is known as the control center of the cell. तो डिस्कवरी का अभी मैंने आपको बताया, it was discovered by Robert Brown. रॉबर्ट ब्राउन ने इसको डिस्कवर किया, और इसकी अगर लोकेशन की बात करें तो ये भी हम पॉइंट यहां पे लिख लेते हैं. न्यूक्लियस is present in the center of an animal cell, while it lies, or it is pushed to one side, or we can say periphery of the cell, in plant cell. एनिमल सेल के दरमियान में मौजूद है, और उसको दरमियान में मेंटेन करने के लिए इंटरमीडिएट फिलामेंट्स की स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स मौजूद होती हैं, दैट आर नोन एज लेमेंस. ओके, तो वो इस न्यूक्लियस की सेंट्रल पोजीशन को मेंटेन करने में हेल्पफुल हैं, जबकि प्लांट सेल्स के अंदर ऐसा नहीं है. वैक्यूल ने उसको आगे की तरफ धकेल दिया हुआ है. देन स्टूडेंट्स, जो इंपॉर्टेंट बात है कि क्या सब सेल्स के पास एक ही न्यूक्लियस होता है? नो. हो सकता है कुछ सेल्स ऐसे हों कि सिर्फ सेल डिवीजन के लिए उनको न्यूक्लियस की जरूरत हो, जब वो मैच्योर हो जाते हैं तो उनके पास कोई भी न्यूक्लियस ना होता हो. और कुछ सेल्स ऐसे भी हो सकते हैं कि जो थ्रू आउट अपनी लाइफ एक ही न्यूक्लियस के साथ गुजारा कर जाते हैं, और कुछ सेल्स दो या दो से ज्यादा न्यूक्लियाई पे मुश्तमिल हो सकते हैं. तो इसके लिए डिफरेंट कंडीशंस हैं, और ये टर्म्स मैं अभी आपके लिए लिख रहा हूं बोर्ड के ऊपर. ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टर्म्स इंपॉर्टेंट हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज ए न्यूक्लिएट कंडीशन. किसी भी सेल को हम ए न्यूक्लिएट कब कहते हैं? उस सूरत में व्हेन देयर इज नो न्यूक्लियस इन द सेल. और इसके लिए बेस्ट एग्जांपल कौन है? हमारे एरिथ्रोसाइट्स. एरिथ्रोसाइट्स, द रेड ब्लड सेल्स. रेड ब्लड सेल्स जब मैच्योर हो जाते हैं तो दे डू नॉट हैव एनी न्यूक्लियस इनसाइड देयर साइटोप्लाज्म, और इनके अंदर से जो न्यूक्लियस है उसको हटा दिया जाता है. व्हाट कुड बी द पॉसिबल रीजन? इसकी वजह क्या है? टू इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन एब्जॉर्प्शन में मददगार होता है. ऑलराइट स्टूडेंट्स, देन द सेकंड टाइप
as mononucleate condition. Mono, एक. Those cells which complete their life cycles with only one nucleus. एक ही न्यूक्लियस के साथ सारे के सारे लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने वाले जो सेल्स हैं, दे आर नोन एज मोनोन्यूक्लिएट सेल्स. हमारे बहुत सारे सोमेटिक सेल्स हैं, दे आर ऑलवेज मोनोन्यूक्लिएट. Then the third condition is binucleate or it is also known as dikaryotic condition. Binucleate या dikaryotic condition, in this condition the cells they have two nuclei. कुछ सेल्स के अंदर दो न्यूक्लियाई मौजूद हो सकते हैं एक ही वक्त में साइटोप्लाज्म के अंदर, स्पेशली कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे कि पैरामीशियम. पैरामीशियम में एक न्यूक्लियस जो है उसकी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है और दूसरा न्यूक्लियस जो है वो उसकी रिप्रोडक्शन को कंट्रोल करता है. Then the fourth type is multinucleate condition. Multinucleate, उसके नाम से पता चल जाना चाहिए, मल्टी बहुत सारे. The condition in which the cell contains a lot of nuclei or many nuclei. Okay? इसमें स्टूडेंट्स अगेन एक एग्जांपल हम ले रहे हैं, फंजाई. ऑलराइट, फंजाई के अंदर हाइफे होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं. उनकी ग्रोथ के टाइम बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि हमें इस तरह के स्पेशलाइज्ड हाइफे नजर आते हैं which are known as aseptate हाइफे. ऐसे हाइफे कि जिनके दरमियान में क्रॉस वॉल्स या सेल वॉल्स मौजूद नहीं होती, तो उस सूरत में वो एक सिनोसिटिक कंडीशन शो कर रहा होता है, जिसका मतलब ये होता है कि ये सेल्स आपस में फ्यूज हो चुके हुए हैं और जब बहुत सारे सेल्स आपस में फ्यूज हो जाएंगे, उनके दरमियान में पार्टीशंस नजर नहीं आएंगी, तो इट विल अपीयर एज अ ह्यूज लॉन्ग सेल और उसमें न्यूक्लियाई की तादाद 2, 3 या इससे कई गुना ज्यादा हो सकती है. That's why this condition is known as multinucleate condition. Alright? फिर ये तो इसके हमने तादाद की बात की है कि डिफरेंट सेल्स के अंदर डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूक्लियाई मौजूद हो सकता है. इसके बाद स्टूडेंट्स जो अगली चीज हमारे पास आ रही है, दैट इज अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ द न्यूक्लियस. इसमें सबसे पहली चीज हम डिस्कस कर रहे हैं केमिकल कंपोजिशन. ओके, केमिकल कंपोजिशन के एतबार से द न्यूक्लियस इट इज मेड अप ऑफ आरएनए, it is made up of DNA, it is made up of some specialized proteins and enzymes. All right students, अब ये जो हमने यहाँ पे केमिकल कंपोजिशन लिखी है न्यूक्लियस की, इसका मतलब ये नहीं है कि बस ये मॉलिक्यूल्स ही मौजूद हैं इसके अंदर, ओके, बल्कि ये इंटीग्रेट होके फर्दर स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं और उन स्ट्रक्चर्स को अब हम स्टेप बाय स्टेप एक एक करके स्टडी करते हैं. The first one is nuclear envelope. अब स्टूडेंट्स एक बात मैंने आपको प्रीवियस सेशंस में भी बताई है, यहां पे रिपीट कर रहा हूं मैं आपके लिए कि सम टाइम्स हम ऑर्गेनेल्स के साथ सिर्फ उनकी मेम्ब्रेन का जिक्र नहीं करते, बल्कि हम क्या देते हैं कि इट इज एन एनवेलप. ओके, तो एनवेलप का मतलब यह है कि यहां पे कोई कंप्लेक्स स्ट्रक्चर मौजूद है, ये सिंपली एक फॉस्फोलिपिड बायलेयर जैसा स्ट्रक्चर नहीं है. ओके, तो अगेन न्यूक्लियर एनवेलप के लिए जब हम एनवेलप की टर्म यूज कर रहे हैं तो इट मींस व्हाट? इट इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर. It is a double membrane bounded structure. Inner membrane is smooth. और अंदर वाली मेम्ब्रेन का काम क्या है कि न्यूक्लियोप्लाज्म जो अंदर वाले सारे का सारा सब्सटेंस है उसको रेगुलेट करना, पार्टिकल्स को या न्यूट्रिएंट्स को या डीएनए और आरएनए को इनवर्ड एंड आउटवर्ड मूव करवाने के लिए कंट्रोल करना. ओके, फिर जो आउटर मेम्ब्रेन है
यहां पे इसकी थोड़ी सी ज्यादा सिग्निफिकेंस है. आउटर मेम्ब्रेन फॉर्म्स एन एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम. यह टर्म मैंने पहले भी यूज की हुई है. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज और न्यूक्लियर एनवेलप की आउटर मेम्ब्रेन. ऑलराइट स्टूडेंट्स, आउटर मेम्ब्रेन इज continuous with ER endoplasmic reticulum, especially rough endoplasmic reticulum RER जिसको हम एब्रीविएट करते हैं, और फिर फर्दर इसकी ब्लेबिंग से गोल्जी और बहुत सारे वेसिकल्स भी बनाए जाते हैं. ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब ये जो आउटर मेम्ब्रेन है, समटाइम्स इट इज आल्सो पॉसिबल दैट विद द आउटर मेम्ब्रेन attached ribosomes can be observed. Attached ribosomes can be observed on the outer membrane. All right, students. अब inner membrane simple membrane थी. जो बैरूनी membrane है, ये further extend हो रही है, छोटे छोटे channels बनाती है, tubes बनाती है, और फिर endoplasmic reticulum में modify हो जाती है. But there is one objective sentence. यहां पे एक statement है जो आप लोग multiple choice question के लिए याद रख सकते हैं. That is about the nuclear pores. बहुत सारे न्यूक्लियर पोर्स न्यूक्लियर एनवेलप के ऊपर नजर आ सकते हैं. अब बुनियादी तौर पे ये पोर्स जो हैं, ये सिर्फ ओपनिंग्स नहीं है, बल्कि दे आर कंट्रोल्ड बाय सम स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स. और उन प्रोटीन्स का काम क्या होता है कि हर वो बड़ा मॉलिक्यूल जो न्यूक्लियस के अंदर से बाहर भेजा जा रहा है या बाहर से अंदर आ रहा है, उसको कंट्रोल करना और उसको एनालाइज करने के बाद इनवर्ड और आउटवर्ड मूव करवाना. ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो द नंबर ऑफ न्यूक्लियर पोर्स वेरीज इन डिफरेंट सेल्स. Okay, students, especially the undifferentiated cells अनडिफरेंशिएटेड सेल्स कौन से होते हैं? वो सेल्स जो अभी तक अपनी इमेच्योर फॉर्म में मौजूद हैं और उनको किसी स्पेसिफिक फंक्शन के लिहाज से स्पेशलाइज नहीं किया गया. दे आर नोन एज अनडिफरेंशिएटेड सेल्स. ऑलराइट, फॉर एग्जांपल एग सेल्स जो होते हैं, ठीक है. फिर इसके साथ ही साथ एग सेल्स के साथ अगर हम अपनी बॉडी के अंदर देखें तो नियोनेट्स के अंदर जो बच्चे होते हैं छोटे, उनके अंदर स्टेम सेल्स मौजूद होते हैं. ये सारे के सारे जो सेल्स हैं, दे आर अनडिफरेंशिएटेड सेल्स. ओके, अनडिफरेंशिएटेड सेल्स के अंदर देखा गया है कि देयर कैन बी अप टू 30,000 न्यूक्लियर पोर्स ऑन द न्यूक्लियर एनवेलप. ओके, ये किसकी बात कर रहे हैं हम? वो सेल्स जो अभी तक किसी मखसूस काम के लिहाज से स्पेशलाइज नहीं किए जा सके, उनके अंदर इतने ज्यादा न्यूक्लियर पोर्स हो सकते हैं क्योंकि फ्रीक्वेंटली जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन एंड आउट ट्रांसफर हो रही होती है, तो इस वजह से न्यूक्लियर पोर्स की तादाद ज्यादा होगी. देन इफ वी टॉक अबाउट द डिफरेंशिएटेड सेल्स, आपकी बुक में एग्जांपल ली गई है एरिथ्रोसाइट्स. एरिथ्रोसाइट्स आर व्हाट? रेड ब्लड सेल्स. ओके, अब स्टूडेंट्स यहां पे एक इंपॉर्टेंट सवाल पैदा होता है कि रेड ब्लड सेल्स ऑफ द ह्यूमंस व्हेन दे गेट मैच्योर्ड, जब वो बड़े हो जाते हैं तो उस वक्त तो उनके पास न्यूक्लियस ही नहीं होता. जब न्यूक्लियस नहीं होता तो न्यूक्लियर पोर्स नहीं होंगे. ऑलराइट, तो इसका मतलब यह है कि ये हमारे रेड ब्लड सेल्स की बात नहीं हो रही. They contain only 3 to 4 pores. Okay students, अब इस इंफॉर्मेशन से हमें यह पता चलता है कि ना सिर्फ ये कि different stages of the life cycle of the same cell, बल्कि in different groups of living organisms, number of nuclei and number of nuclear pores can vary. Okay, इनकी तादाद मुख्तलिफ हो सकती है. न्यूक्लियाई खुद भी एक या एक से ज्यादा हो सकते हैं, और न्यूक्लियर एनवेलप के ऊपर जो पोर्स मौजूद हैं, जो सुराख मौजूद हैं, दे कैन ऑल्सो वेरी इन देयर नंबर. उनकी तादाद भी कम से कम और ज्यादा से ज्यादा तक भी पॉसिबल है. ऑलराइट, देन आफ्टर द न्यूक्लियर पोर्स अगर हम बात करें
the ground substance that is present within the nuclear envelope. न्यूक्लियर एनवेलप के अंदर जो ग्राउंड सब्सटेंस मौजूद है वो क्या कहलाता है? इट इज न्यूक्लियोप्लाज्म. ओके, इन द बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर मैंने आपको बताया था एक सेशन में कि जब न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म मिल जाते हैं तो दोनों के कॉम्बिनेशन के बाद टोटल लिविंग मैटर बनता है, एंड दैट इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म. तो इस लिहाज से न्यूक्लियोप्लाज्म इज एन इंपॉर्टेंट ग्राउंड सब्सटेंस कि जो कंट्रीब्यूट कर रहा है टुवर्ड्स द सर्वाइवल ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म. ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो अगर इसको डिफाइन करना हो तो सिंपली हम इसको कहते हैं द ग्राउंड सब्सटेंस present within the nuclear envelope and contains chromatin, proteins, and nucleolus. All right students, so this is about the nucleoplasm. बिल्कुल इसी तरह से कि जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर साइटोप्लाज्म मौजूद होता है, इसी तरह यहां पे न्यूक्लियोप्लाज्म मौजूद है जिसके अंदर बहुत सारे अपने कंटेंट्स मौजूद हैं, जिसमें आरएनएस भी हो सकते हैं, डीएनएस भी हो सकते हैं, क्रोमेटिन थ्रेड्स भी मौजूद होते हैं. अगर सेल डिवाइड नहीं कर रहा तो हमें क्रोमेटिन की फॉर्म में नजर आएंगे, और फिर इसी तरह कुछ प्रोटीन्स और एक डेंस बॉडी नजर आती है, दैट इज नोन एज न्यूक्लियस. ओके, तो इन कंपोनेंट्स की डिटेल्स के लिए अगले पोर्शन पे देखते हैं इसको. नेक्स्ट कंपोनेंट इज न्यूक्लियोलस. जी स्टूडेंट्स, न्यूक्लियोलस क्या इससे पहले मैं इसके मुतालिक कुछ बता चुका हूं आपको? यस, इनसाइड द राइबोसोम्स मैंने वहां पे आपको ये बताया था कि द राइबोसोम्स आर द प्रोटीन फैक्ट्रीज. बट व्हाट आर द फैक्ट्रीज ऑफ द राइबोसोम्स? राइबोसोम्स खुद कहां पे बनाए जाते हैं? तो दिस इज द राइबोसोमल फैक्ट्री ऑफ द यूकैरियोटिक सेल. ओके, किसी भी यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो राइबोसोम्स के बनाने वाली जगह है दैट इज इनसाइड द न्यूक्लियोप्लाज्म एंड इट इज न्यूक्लियोलस. ऑलराइट, तो अगर इसको डिफाइन करना चाहें तो यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात पहले आएगी. दिस इज नॉन membrane bounded organelle of a eukaryotic cell. यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर नॉर्मली हम कहते हैं कि they contain membrane bounded organelles, but centrioles or ribosomes or the nucleolus, these three are the non-membrane bounded organelles of a eukaryotic cell. All right students, then what is nucleolus made up of? तो इसकी कंपोजिशन के लिहाज से इसके स्ट्रक्चर को जब देखा जाए तो इट अपीयर्स एज अ डेंस बॉडी. ये ऐसा लगता है कि जैसे बिल्कुल इसी तरह जैसे साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस नजर आ रहा होता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस नजर आ रहा होता है. अब जो न्यूक्लियोलस की अपनी अपीयरेंस है उसको अगर डिटेल से देखें तो हम कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू इट्स मॉर्फोलॉजी the nucleolus is differentiated into two different regions. पहले वाला हिस्सा that is known as granular part or granular region, दानेदार हिस्सा, and the other one is known as fibrillar region or fibrillar part. छोटे छोटे fibrils पे, फाइबर्स पे मुश्तमिल हिस्सा. ऑलराइट, अब देखें जो पहले वाला हिस्सा है ग्रैन्युलर पार्ट, दैट इज मेड अप ऑफ व्हाट? प्रीकर्सर्स ऑफ राइबोसोमल सबयूनिट्स. ऑलराइट स्टूडेंट्स,
राइबोसोम्स बजाते खुद, अगर यूकैरियोटिक राइबोसोम की बात करें तो वो खुद दो अलहदा कंपोनेंट्स पे मुश्तमिल होते हैं, 60s सब यूनिट और 40s सब यूनिट। उन सब यूनिट्स को बनाने वाले प्रोटीन्स इस हिस्से में हमें नजर आते हैं, दैट इज नोन एज ग्रैन्युलर पार्ट। और चूंकि इसकी अपीयरेंस ही दानेदार है तो इस वजह से इसका नाम ये रख दिया गया है। एंड इट इज प्रेजेंट इन द पेरिफेरी ऑफ द न्यूक्लियोलस, तो इसलिए हम इसको कह सकते हैं इट इज पेरिफेरल रीजन। ऑलराइट स्टूडेंट्स, देन इज द सेकंड पार्ट, ओके, फिब्रिलर रीजन, जो हमें रेशेदार या धागे नुमा हिस्सा नजर आ रहा है इन द कोर ऑफ द न्यूक्लियोलस। ये किस चीज पे मुश्तमिल है? राइबोसोम्स की बात हो रही है तो आधा हिस्सा तो प्रोटीन्स के पास है और बाकी आधा किसके पास होता है? राइबोसोमल आरएनए। और ये राइबोसोमल आरएनए खुद ट्रांसक्राइब हुआ है राइबोसोमल डीएनए से, उसके फाइबर्स भी यहां पे मौजूद हैं। एंड दिस इज प्रेजेंट इन द कोर ऑफ न्यूक्लियोलस। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास न्यूक्लियोलस की अपनी मॉर्फोलॉजी के लिहाज से वो जो उसकी अपीयरेंस हमें नजर आ रही है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इसको दो अलग-अलग हिस्सों में तकसीम कर दिया है। याद रहे इन दोनों हिस्सों के बाहर कोई और मेम्ब्रेन मौजूद नहीं है। दैट्स व्हाई न्यूक्लियोलस इज अ नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल ऑफ द यूकैरियोटिक सेल। ओके, फंक्शन क्या परफॉर्म कर रहा है न्यूक्लियोलस? इट इज द राइबोसोम synthesis region, or we can say factory. All right. Here, next is one of the most important part of the nucleus, and that is chromatin, the genetic material जिसकी वजह से न्यूक्लियस की इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, and the chromosomes. जी स्टूडेंट्स, अब ये जो दोनों टर्म्स मैंने यहां पे लिखी हैं, द फर्स्ट वन क्रोमेटिन एंड द सेकंड वन क्रोमोसोम्स, क्या ये दोनों एक ही चीज है या फिर मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स के नाम है? ओके, केमिकली वी कैन से दैट दे आर सेम, एक ही चीज के नाम हो सकते हैं, बट स्ट्रक्चरली इन दोनों के अंदर स्टेजेस ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ द सेल और उसके साथ ही साथ इनके एक्सप्रेशन के लिहाज से डिफरेंस है। नंबर वन, क्रोमेटिन, this is a thread-like network of the genetic material inside the nucleus when cell is in non-dividing phase. Okay? वो कंडीशन जब सेल अभी तकसीम नहीं होना शुरू हुआ उस वक्त जो हमें सेल नजर आता है, जो न्यूक्लियस जो नजर आता है, इस न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन के धागे नजर आते हैं और वो डीएनए और प्रोटीन्स पे मुश्तमिल है। ओके, फिर जो दूसरी तरफ क्रोमोसोम्स हैं, ये हमें कब नजर आना शुरू होंगे? जब सेल डिवाइड करना स्टार्ट कर दे, सेल डिवीजन की बिगिनिंग हो, तो उस वक्त क्रोमेटिन नेटवर्क कॉम्पैक्ट हो जाता है और जो कंडेंसेशन के बाद हमें बॉडीज नजर आती हैं, दे अपीयर टू बी हैविंग आर्म्स एंड अ सेंट्रल पॉइंट दैट इज नोन एज सेंट्रोमियर। जो बाजू हमें इनके नजर आते हैं, दे आर क्रोमेटिड्स, और जो दरमियान वाला हिस्सा है दैट इज नोन एज सेंट्रोमियर, जो कि स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स पे मुश्तमिल होता है। अब स्टूडेंट्स, जो क्रोमेटिन है, it is made up of what? It is made up of DNA and specialized proteins, histones. Okay? Chromosomes, chemical composition इनकी भी same है, but the chromatin is thread-like network, और जो chromosomes हैं, they are compact bodies. Okay? फिर the chromatin, it is sometimes differentiated into two regions, okay, or two parts we can say. एक हिस्से को हम कहते हैं यूक्रोमेटिन, और दूसरे हिस्से को कहा जाता है हेट्रोक्रोमेटिन। ओके स्टूडेंट्स, यूक्रोमेटिन क्रोमेटिन मटेरियल का वो वाला हिस्सा जो जेनरेशन आफ्टर जेनरेशन एक्सप्रेस होता चला जा रहा है, ओके, और हेट्रोक्रोमेटिन
वो वाला डेंस पार्ट या वो वाला कॉम्पैक्ट रीजन जो जनरेशन आफ्टर जनरेशन नॉर्मली अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करता। तो ये क्रोमेटिन मटेरियल के अंदर ये 2 पॉइंट्स का इजाफा कर लें आप। देन व्हेन वी टॉक अबाउट द क्रोमोसोम्स, तो हम क्रोमोसोम्स की एक्सप्लेनेशन में ये बात शामिल कर रहे हैं कि ये बना किस किस चीज का हुआ है। तो इट इज मेड अप ऑफ क्रोमेटिड्स, जो इसके बाजू होते हैं, एंड द सेंट्रोमेयर। क्रोमेटिड्स एंड द सेंट्रोमेयर। ओके, क्रोमेटिड्स वाला पार्ट जो कि हिस्टोन्स और डीएनए पे मुश्तमिल है, कॉइल्ड और फिर सुपर कॉइल्ड स्ट्रक्चर्स की फॉर्म में नजर आता है। सेंट्रोमेयर के अंदर स्पेशलाइज्ड ट्यूबुलिन प्रोटीन्स होते हैं और काइनेटोकोर रीजन्स होते हैं जहां पे स्पिंडल फाइबर्स आके अटैच होते हैं और फिर इनको पुल करते हैं टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल्स, ताकि क्रोमोसोम्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएं और फिर सेल जो है उसके अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर किया जा सके व्हेन दे विल बी द डॉटर सेल्स। ऑलराइट स्टूडेंट्स, देन क्रोमोसोम्स में एक बड़ी अहम बात, और वो क्या है कि द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स फॉर स्पेसिफिक स्पीशीज इज ऑलवेज स्पेसिफिक। ओके, मसलन अगर हम ह्यूमंस हैं तो ह्यूमंस के अंदर एक मखसूस तादाद में क्रोमोसोम्स मौजूद होंगे। आप कोई भी सोमैटिक सेल निकाल के देख लें, उसके अंदर अगर नॉर्मल कंडीशन है तो आपको इक्वल एंड सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स नजर आएगा, और वो क्या है? 46। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स is specific for a specific species. Okay, for example, humans have 46 chromosomes. इसी तरह से डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर और ज्यादा डिफरेंट तादाद में क्रोमोसोम्स मौजूद हो सकते हैं। इनकी एग्जांपल्स हम अभी देखते हैं इसी बोर्ड के पहले हिस्से के अंदर। जी स्टूडेंट्स, सो मैं एक प्रॉपर एनलिस्ट कर रहा हूं इस चीज को। ह्यूमंस की एग्जांपल हम पहले वहां पे ले चुके हैं, लेकिन मैं यहां पे दोबारा से नोट कर रहा हूं। ह्यूमंस, दे कंटेन 46 chromosomes. Okay, then ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, फ्रूट फ्लाई जिसको हम कहते हैं, it contains 8 chromosomes. Then potato, aloo, it contains 48 chromosomes. Then is chimpanzee, (48 chromosomes). Okay, then onion, it contains 16 chromosomes. Then is frog, it contains 26 chromosomes. Okay students, अब ये जो सारे के सारे कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे आपके लिए लिस्ट किए हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, एनिमल्स हैं, और साथ उनके क्रोमोसोम्स की तादाद है। अब इसमें मैं 2 पॉइंट्स का इजाफा करने लगा हूं। अगर आप इसी लिस्ट को गौर से देखें, पोटैटो और चिंपैंजी के अंदर क्रोमोसोम नंबर बिल्कुल सेम नजर आ रहा है। अब स्टूडेंट्स, जो क्रोमोसोम्स की तादाद है वो तो सेम है, लेकिन क्या ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक जैसे हैं? नो। पोटैटो इज अ प्लांट और चिंपैंजी इज एन एनिमल। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कोई डिफरेंस तो जरूर है, और वो डिफरेंस एक बहुत आसान सा जवाब है इस सवाल का कि they contain different genetic information. Okay, तो इसका मतलब यह है क्रोमोसोम्स की तादाद अगर सेम हो भी जाए तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन इनकी डिफरेंट होगी एक दूसरे से, तो उसकी बुनियाद पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में वेरी, इनमें इख्तलाफ पाया जा सकता है या ये मुख्तलिफ हो सकते हैं। ओके, फिर उसके बाद स्टूडेंट्स, दूसरा पॉइंट जो इसके साथ मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि ये जितने भी क्रोमोसोम्स के नंबर हमने लिखे हैं यहां पे, this condition is known as diploid condition. Okay, ये टर्म्स आप लोग पहले पढ़ चुके हुए हैं अपनी प्रीवियस क्लासेस के अंदर, लेकिन
इसको मैं यहां पे आपके लिए एक्सप्लेन कर रहा हूं दोबारा से, ताकि आपका कंसेप्ट डेवलप हो जाए क्रोमोसोम्स की तादाद के लिहाज से। नाउ डिप्लॉयड जिसको हम कहते हैं, इट इज एक्चुअली डायप्लॉयड, ओके, कि क्रोमोसोम्स की तादाद डबल हो चुकी हुई है, अ कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, ओके। फॉर एग्जांपल अगर ह्यूमंस की बात करें तो 46 इज द डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, तो इसका हेप्लॉयड कितना होगा, हाफ ऑफ द कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, तो इट इज ऑलवेज 23, ओके। 46 को हम कहते हैं दिस इज present in the somatic cells, or 23 it is present in the germ cells that are sperms and egg cells, okay students। so इसी तरह humans के साथ बाकी living organisms को देखें, Drosophila, if it has 8 number of chromosomes in its somatic cell condition, तो इसके स्पर्म्स और एग्स या इसके जो जर्म सेल्स हैं या गेमीट्स जिनको हम कहते हैं, उसके अंदर क्रोमोसोम्स की तादाद हाफ हो जाएगी, हेप्लॉयड हो जाएगी, इट विल बिकम 4। पोटैटो के अंदर 48 को डिवाइड कर लें आप 2 से, तो इट विल बी 24, यस, ओके। तो इनके साथ ही मैं इनकी हेप्लॉयड कंडीशन लिखता जा रहा हूं। 46 it will become 23, 8 it will become 4, 48 will become 24, 48 it will become 24, onion it will become 8, and in the frog it will be 13। all right students, इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं दो अलहदा अलहदा सिंबल्स के साथ। this condition is called 2n, the diploid condition, and this is called n or 1n, that is the haploid condition, okay students। so chromosomes और chromatin न्यूक्लियस के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, लेकिन जब हमने इनको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के साथ देखना होता है तो इस तरह से थ्रेड्स या ये डेंस स्ट्रक्चर्स हमें नजर नहीं आते। इनको क्लियरली देखने के लिए स्टेन किया जाता है, इनको कलर करना जरूरी है। जैसे कि आपकी बुक के अंदर फिगर बनी हुई है, उसमें आपको न्यूक्लियोप्लाज्म और न्यूक्लियस और इनर रीजन सारे का सारा वो ब्लूइश कलर नजर आ रहा है या वायलेट कलर सा नजर आ रहा है। दैट इज बिकॉज इट इज स्टेन्ड, उसको रंग चढ़ाया गया है ताकि उसके इन स्ट्रक्चर्स को मजीद अच्छे तरीके से देखा जा सके। तो उसके लिए बेसिक डाइज यूज की जाती हैं नॉर्मली, जैसे कि मिथाइलिन ब्लू एग्जांपल है हमारे पास एक बहुत अच्छी, जो कि बहुत ज्यादा यूज होती है स्टेनिंग फॉर द न्यूक्लिक एसिड्स में। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो क्रोमेटिन है या क्रोमोसोम्स हैं, बिकॉज दे हैव डीएनए, दैट्स व्हाई दे कैन बी स्टेन्ड विद दीज बेसिक डाइज टू ऑब्जर्व अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ओके स्टूडेंट्स, तो ये सब के सब कुछ बुनियादी बातें अबाउट द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन ऑफ द न्यूक्लियस, उसके कंपोनेंट्स क्या क्या कर रहे हैं सेल के लिए, और वो खुद किस किस चीज पे मुश्तमिल है। होपफुली आपको इस सब का बहुत ज्यादा फायदा होगा स्टडी करने से। इसमें पूरे टॉपिक के अंदर लॉन्ग क्वेश्चन, अगर पूरा ऐसे टाइप क्वेश्चन आ जाए तो आप इसको लॉन्ग क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर करें। शॉर्ट क्वेश्चन इसमें न्यूक्लियोलस इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, और क्रोमोसोम्स और ये जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स वाला पोर्शन हमने देखा है एंड पे, इट कैन बी इंक्लूडेड एज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ऑलराइट स्टूडेंट्स,